क्या This है कि पहले conference IS will now 33 be होती थी, recorded. IS 33 का सबसे बड़ा फायदा हमें ये होना है कि पेपर में इसका अच्छा खासा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। जैसे लास्ट टाइम भी 15 मार्क्स का आया, उससे पहले 8 या 9 नंबर का ये पेपर में सवाल आया हुआ। फिर उसके बाद आपने इसकी एक दफा थ्योरी भी लाजमी पढ़ के जानी है, ताकि आपको अगर खुद से भी लिखना हो ना तो आइडिया जरूर हो कि हमने लिखना क्या है। तो IS 33 अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर हमें कितनी अर्निंग आएगी, और ये जो अर्निंग पर शेयर है, शेयर्स कौन से? सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स। और अर्निंग कौन सी? अर्निंग हमने लेनी है नेट प्रॉफिट, या जिसे हम कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले ऑर्डनरी शेयर की बात करें तो याद रखें कि अगर आप ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, अगर कोई नया शेयर इशू नहीं करेंगे तो जितने शेयर्स आपके पास अवेलेबल है उस पे अर्निंग को डिवाइड कर देंगे। बट अगर ड्यूरिंग द ईयर आप शेयर इशू करोगे तो फिर आप देखोगे कि जितने टाइम के लिए आपका उस साल शेयर इशू हुआ उतने टाइम का अर्निंग मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। तो फिर आप बात रिपीट कीजिएगा आपने जो भी की है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए, जब भी हमने शेयर्स की बात करनी है तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स लेने हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे नंबर ऑफ शेयर साल के दौरान कोई नया शेयर इशू नहीं हुआ, कोई नया शेयर इशू नहीं हुआ, तो हमने वही जो शेयर्स आपके पास साल के शुरू में पड़े हुए हैं उसी पे डिवाइड कर देंगे। बट अगर आपका साल के दौरान कोई शेयर इशू हुआ है तो उसको हम टाइम के हिसाब से वेट कर लेंगे, जिसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। और वो जो टाइम के हिसाब से वेट करने वाला का केस आता है वो क्या क्या हो सकता है? आप कोई न्यू शेयर इशू करो एट फुल मार्केट प्राइस, आप कोई बोनस शेयर इशू कर दो विदाउट कैश, आप कोई राइट शेयर इशू कर दो साल के दौरान ही, आप कोई राइट शेयर इशू कर दो, या आप अपने शेयर साल के दौरान स्प्लिट कर दो। मतलब पहले अगर आपका 100 रुपए का एक शेयर है तो आप 50-50 के 2 शेयर कर दो, नंबर ऑफ शेयर स्प्लिट कर दो, या कंसोलिडेट कर दो। मतलब ये कि आप इनमें से अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी काम करोगे, कोई शेयर इशू करोगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइम। उसे हम बोलेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेट कैसे करेंगे उसकी हम वर्किंग करेंगे। गॉट इट? तो यहां पर ये कैसे वेट करना है ये अभी हम कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट के बाद इसकी बात करते हैं। पहले आप आ जाओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या दूसरी बात अर्निंग के ऊपर। ये अर्निंग सिर्फ एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होगी। जाहिर सी बात है कि जब हम प्रेफरेंस शेयर्स ले ही नहीं रहे तो प्रेफरेंस शेयर्स का अगर डिविडेंड है तो वो भी हम नहीं लेंगे। तो इसमें चंद बातें जो याद रखने वाली हैं अर्निंग के दौरान, उसमें जो पहली बात है वो है प्रेफरेंस डिविडेंड। डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड अगर बताया हो तो कुछ नहीं करना। डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो रही है तो प्रेफरेंस शेयर सवाल के अंदर दो टाइप के होंगे, एक होंगे रिडीमेबल और एक होंगे इररिडीमेबल। रिडीमेबल अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात है, आप लोगों को पता है कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये पार्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं। ये जो डिविडेंड है ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एज फाइनेंस कॉस्ट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की अगर बात हो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमारे लायबिलिटी होती है तो, और उसकी जो डिविडेंड है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस हो चुका होता है, दोबारा इसका हमने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए ऑर्डिनरी शेयर्स का प्रॉफिट बस। बट अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो, दैट इज पार्ट ऑफ इक्विटी, इसका डिविडेंड आपके प्रेफरेंस शेयर्स का जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है वो प्रॉफिट में से माइनस भी हुआ होता, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाता है। तो अगर आपका प्रेफरेंस शेयर जो कि इररिडीमेबल है उसका डिविडेंड बताया हो तो हम उसको लेस कर देंगे पैट से, लेस फ्रॉम अर्निंग। वो माइनस करने के बाद फिर जो अमाउंट आएगी वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड होगी। फिर फर्दर ये दो बातें हो जाती है। प्रेफरेंस शेयर्स की भी जो डिविडेंड होता है वो दो तरह का होता है, एक को कहते हैं कम्युलेटिव, एक को कहते हैं नॉन कम्युलेटिव। एक को कहते हैं कम्युलेटिव, एक को कहते हैं नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव जो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा उसका मतलब यह है कि आपने चाहे डिविडेंड डिक्लेयर और नॉट, चाहे डिक्लेयर किया है चाहे डिक्लेयर नहीं किया, आपने डिविडेंड माइनस करना ही करना है। मस्ट बी, पूरी डिटेल तो हम नहीं बता सकते क्योंकि अब हमने शॉर्टकट करना है। मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम अर्निंग। और अगर नॉन कम्युलेटिव की बात हो, अगर नॉन कम्युलेटिव की बात हो तो फिर कंसीडर करेंगे ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड। पहली बात, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उसको इग्नोर करेंगे, जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड होगा वो प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। अगर कम्युलेटिव है तो लाजमी माइनस करना है, नॉन कम्युलेटिव है तो सिर्फ डिक्लेयर होगा तो माइनस करेंगे वरना नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? ये अर्निंग की बात भी होगी। अब हम बात करते हैं, यानी पहले सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद फिर दो फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे। एक पास पेपर का क्वेश्चन करेंगे, एक हमारी बुक के अंदर भी एक गिवन है, असाइनमेंट के अंदर भी गिवन है, और एक आधा सवाल खुद से बना लेंगे।
एक और बात लिखे कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का मतलब जो साल के दौरान आपने बिजनेस सेगमेंट बंद कर दिया है, कोई ऑपरेशन आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है, बंद कर दिया है, तो कहते हैं कि उसका जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है उसको आपने सेपरेटली फाइंड करना। उसका ईपीएस सेपरेटली फाइंड करना है। और एक और इंटरेस्टिंग बात सुने, जो डिसकंटिन्यू का ऑपरेशन है वो डिस्क्लोजर के अंदर आता है, डिस्क्लोज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कभी नहीं आता होता। ये जो अर्निंग पर शेयर है, जब हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट के ऊपर, वो फेस के ऊपर हम स्टेटमेंट में शो करते हैं, तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का ईपीएस शो नहीं होता, सिर्फ वो डिस्क्लोजर के अंदर आ सकता है। फाइंड करेंगे हम। दूसरी बात कि इवन लॉस अकर ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर हम लॉस पर शेयर फाइंड कर लेंगे। ये नहीं कि हमारे पास अर्निंग तो हुई नहीं तो हम अर्निंग पर शेयर कैसे फाइंड करेंगे, बट अगर आपको लॉस हुआ है तो बस नाम चेंज कर देंगे, लॉस पर शेयर। ठीक होगी बात? तो लॉस पर शेयर के हिसाब से आगे वही आ जाएगा। डन होगी बात? अब हम एक सवाल करते हैं बेसिक ईपीएस का और फिर आगे अगली बातें करेंगे। डाइल्यूटेड ईपीएस हमने कल ही करना है, आज हमने बेसिक ईपीएस के सवाल करने। जी जनाब, सबसे पहले एक सवाल लिखे जरा। जी जनाब, तो क्वेश्चन लिखे जरा। पहले तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या अर्निंग है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रुपीज 40 मिलियन। ये हम लिख लेते हैं 31 दिसंबर 2022। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स at the rate of 100 each. सर कोई इशू आ रहा है, आवाज भी नहीं आ रही। 31 December 2022 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 40 मिलियन, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स है 100 ईच, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं 2 मिलियन रुपीस। फिर आ जाते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स।
irredeemable preference shares at the rate of 12%, rupees 300 million. और यहां पर आप ब्रैकेट में लिख दो कम्युलेटिव। फिर आप लिखो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स at the rate of 15%, rupees 1 million, और इसके साथ लिखो नॉन कम्युलेटिव। डन होगी बात? हाँ जी। और ये जो डेट है हमारे पास वो है 1/1/2022। अभी हम ना लिखते हैं तीन बातें, तीन चीजें, और फिर इसी तरह से आगे फर्दर भी चीजें डिस्कस करेंगे, और मैं साथ साथ चीजें बाकी भी डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर 1, सर जी जो नॉन कॉमुलेटिव है वो डिक्लेयर है या नहीं है? ये अभी बताने लगा हूं, सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। लिख लेना एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहली बात हम लिखेंगे कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड is not declared yet. And non-cumulative preference shares, किसी का माइक ऑन आ रहा है, काइंडली बंद कर दे। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड is declared during the year. ये पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। दूसरे नंबर पे, अच्छा इसमें अगर टाइम आ जाए ना कि ड्यूरिंग द ईयर, अगर एक तो होता है ना कि साल के शुरू में प्रेफरेंस शेयर्स पड़े हैं, फिर पूरे साल का डिविडेंड लेंगे, बट अगर वो कुछ 6 महीने पहले या 4 महीने पहले की बात हो ना, तो फिर बिल्कुल वैसे ही लेना है, इंटरेस्ट जैसे हम कैलकुलेट करते हैं उतने टाइम का डिविडेंड लेंगे। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आ जाए कि 1 मार्च 2022 new shares $500,000 issued at full market price. Number 2, 3, 1st July 2022 bonus shares 20% bonus shares issued number 4, 1st November 2022 right shares issued 2 for every 5 ordinary shares
at rupees 120 per share, fair market value per share is rupees 150. Done. हाँ जी, स्प्लिट और कंसोलिडेट का सवाल, क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही हैं, तो बल्कि एक कॉन्सेप्ट उसका हम साथ ऐड कर लेते हैं, तो ये एक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट ही डिस्कस हो जाएंगे। 5वें नंबर पे 1 दिसंबर 2022 company decided to split every 3 shares into 5 shares, हर 3 शेयर्स को 5 में, क्योंकि स्प्लिट का बढ़ाने हैं और कंसोलिडेट हो तो कम करने हैं। नंबर 6, लास्ट ईयर अर्निंग इज, पिछले साल की अर्निंग हम कर लेते हैं, सपोज दैट रुपीज 20 मिलियन, और जो इस साल के ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स है, तो जाहिर सी बात है पिछले साल के क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट है फाइंड बेसिक ईपीएस, also restated last year EPS। तो जनाब बेसिक ईपीएस का अगर हम ये सवाल समझ के कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि एक दफा इसकी थ्योरी पढ़ के लाजमी जाना, ताकि उसमें अगर कोई ऐसी लिमिटेशंस पूछी जा, ईपीएस की लिमिटेशन पूछ लेता है, यूजफुल उसका यानी यूजेज पूछ लेता है कि क्या क्या इसके फायदे हैं ईपीएस के, तो एक नजर आप पढ़ लोगे ना समझ के, तो उनमें से 4-5 बातें आपको याद रह जाएंगी, कोई इतनी ये डिफिकल्ट चीजें नहीं है। ठीक है, तो वो लाजमी आपने 2-4 चीजें वैसे मैं हाईलाइट भी करवा दूंगा कि जो मिनिमम आपने पढ़ के तो लाजमी जानी है। जो चीजें हमारी क्वेश्चन के अंदर रिपीट नहीं होती ना, आई कैप का भी उसी के ऊपर फोकस होता है। चले जनाब, एक दफा ये क्वेश्चन दोबारा देख ले और उसमें नोट कर ले, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत बड़ा सवाल हो गया लगता है, तो बहुत ही चुना। सर जो लास्ट ईयर की अर्निंग होती है, ये ईपीएस रजिस्ट्रेट करने के लिए काम आती है। हाँ जी, ईपीएस, क्योंकि पिछले साल का ईपीएस फाइंड कर लेते हैं या पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर्स को रीस्टेट कर देते हैं, दोनों में से जो मर्जी कर ले। कहते हैं ना कि वो जो फ्रैक्शन हम फाइंड करते हैं ना, पिछले साल की ईपीएस के ईपीएस को रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप पिछले साल के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको रीस्टेट कर दें। जी जनाब, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें ऑलमोस्ट नीचे चलते हैं सर। जी जी, क्या कहना चाह रहे हो? यहां से हमारा सवाल शुरू हो रहा है। सबसे पहले आपने जो पहला काम करना है ना वर्किंग के अंदर, पहला काम, ये मैं बाद में अरेज कर दूंगा क्योंकि मैंने यहां सोल्यूशन करना है, वो आपने करनी है फ्रैक्शन। हर फ्रैक्शन फाइंड करेंगे
और याद रखें फ्रैक्शन तब फाइंड होती है जब फुल मार्केट वैल्यू के ऊपर शेयर इशू ना हो। तो अगर आपके शेयर फुल मार्केट प्राइस पे इशू हो रहे हैं ना, तो आपको फ्रैक्शन, किसी टाइप की फ्रैक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस तरह से देखना होता है कि अगर ये फुल मार्केट प्राइस पे इशू होते तो उस नंबर ऑफ शेयर्स की स्टेटस क्या होता, इसलिए फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। और जब हो ही फुल मार्केट प्राइस के ऊपर, तो फिर फ्रैक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक होगी बात? चले जी, तो वर्किंग नंबर 1 से शुरू करते हैं। अब ये न्यू शेयर्स फाइंड होते हैं फुल मार्केट प्राइस? न्यू शेयर तो है, लेकिन न्यू शेयर्स जो बोनस पे है ना, इनकेस अगर बोनस पे है तो बोनस वाले तो जीरो प्राइस पे हैं, और अगर फुल मार्केट प्राइस पे होते तो उनका कोई और स्टेटस होता। ठीक होगी बात जी। तो सबसे पहले ये इशू आ रहा है, वो सिग्नल की वजह से। हाँ जी जनाब, तो वर्किंग के अंदर आप चेक करते हैं सबसे पहले कौन सी वर्किंग करने है, बोनस फ्रैक्शन की। जो हमारे पास बोनस फ्रैक्शन है वो दो टाइप का है, या तो परसेंटेज में होता है या वो नंबर ऑफ शेयर्स बताए होते हैं कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स के बदले इतने नए शेयर्स इशू करने। अगर, और इसमें हम करते क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू ओवर नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू। नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू, मतलब बोनस शेयर्स के बाद और बोनस शेयर्स से पहले। याद रखें अगर आपको फ्रैक्शन गिवन होगी, सपोज मैं ऐसे एग्जांपल भी देता हूं कि कहते हैं कि हर 5 शेयर्स के बदले 2 नए शेयर इशू करने हैं, तो आपकी ये फ्रैक्शन बनेगी 7/5, क्योंकि हर 5 के बदले नए 2 शेयर ऐड हो जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे इशू के बाद 7, और पहले थे 5। और अगर परसेंटेज गिवन हो तो वैसे तो सिंपल तरीका क्या है, 1 प्लस परसेंटेज, या जितने परसेंट नए शेयर इशू हुए हैं वो 100 में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज में बेस हमेशा 100 होता है। तो पहले 100 शेयर्स थे, 20% नए शेयर इशू हुए, तो 120 डिवाइडेड बाय 100, तो ये भी क्या आ जाएगा 1.20, या 1 प्लस 20% का देते तो वो भी क्या आ जाता 1.20। तो एक बात आपने याद रखनी है कि फ्रैक्शन फाइंड करते वक्त ये देखना है परसेंटेज में गिवन है या रेशियो में गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमारा 1.2 आ जाएगा, बोनस फ्रैक्शन आ गई। नेक्स्ट, राइट शेयर फ्रैक्शन, राइट इशू फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। एक्चुअल कम राइट प्राइस, जो कि फेयर मार्केट वैल्यू को कहते हैं, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। जी जनाब, एक्चुअल कम राइट प्राइस जो फेयर मार्केट प्राइस होती है ना, वही होती है एक्चुअल कम राइट प्राइस, और वो क्वेश्चन के अंदर हमने 150 रखी है, डिवाइडेड बाय
थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का फार्मूला होता है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का फार्मूला होता है। मैं डायरेक्ट पूरा फार्मूला नहीं लिख रहा, बिल्कुल सीक्वेंस में बता रहा हूं। राइट शेयर कितने इशू किए मल्टीप्लाइड बाय किस प्राइस पे इशू किए, राइट शेयर कितने इशू किए मल्टीप्लाइड बाय किस प्राइस पे इशू किए। आपके पास सवाल लिखा हुआ है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे इस तरह सवाल में जाना पड़ेगा। कितने राइट शेयर इशू किए हैं, कितने के बदले कितने, जी कोई बता दे माइक ऑन करके। 2 for every 5। 2 for every 5, 2 राइट शेयर दिए और 120 पे दिए, प्लस 5 थे और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है 150, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। यही होता है ना वेटेड एवरेज का फार्मूला, 2 राइट शेयर की प्राइस प्लस 5। सर ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 120 जो किया है ना सर, ये दोबारा बता दें। देखें आपके पास सवाल लिखा हुआ है ना, सवाल पे जाए, उसमें लिखा हुआ है कि आपने राइट शेयर इशू किए हैं, हर 5 के बदले 2 राइट शेयर इशू किए हैं, हर 5 ऑर्डिनरी शेयर्स के बदले 2 राइट शेयर इशू किए हैं। तो जितने राइट शेयर इशू करोगे और जिस प्राइस पे इशू करोगे प्लस जितने के बदले, मतलब हर 5 के बदले 2 राइट शेयर दिए, उसको मल्टीप्लाई करोगे उसकी मार्केट प्राइस से, तो मार्केट प्राइस 150 है और जिस प्राइस पे हम इशू कर रहे हैं ये 120। गॉट इट? यस सर। राइट शेयर मतलब उसकी प्राइस प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। ये 2 प्लस 5 कौन से हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। मैं साथ साथ दूसरी भी चीज भी बताता हूं कि अगर ये चीज परसेंटेज में होती, वो कहता है जी 40% राइट शेयर इशू किए हैं, इन केस परसेंटेज में होती, ये सवाल के अंदर नहीं है, तो हम क्या करते हैं 40% का मतलब है हर 100 के बदले 40 शेयर इशू किए हैं, हर 100 के बदले 40 शेयर इशू किए। फिर क्या करते भला, 40 मल्टीप्लाइड बाय 120 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 100। अगर मैं दोनों बता रहा हूं, फ्रैक्शन में भी और रेशियो में भी, परसेंटेज में भी। परसेंटेज में होता तो इस तरह से करना था, क्योंकि परसेंटेज में होता है उतने परसेंट अमाउंट ले लेते हैं। डन? ये मुझे कोई बताएगा कितना आंसर आ रहा है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 सर 141, सॉरी 141.4, 141 ही लिख लेते हैं, पॉइंट को छोड़ते हैं। 141 मतलब पॉइंट में भी लिख लो चाहे, कोई मसला नहीं। अब इसको डिवाइड करके बता दो कितना आंसर आ रहा है। वैसे तो कहते हैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में रखेंगे तो आंसर एग्जैक्ट आता है, बट हम इसको पॉइंट में ले जाते हैं। 1.06 1.06। डन? राइट शेयर की फ्रैक्शन भी आ गई। अब आ गई शेयर्स को स्प्लिट करने की फ्रैक्शन। शेयर्स को स्प्लिट करने की फ्रैक्शन। शेयर्स को स्प्लिट करने की फ्रैक्शन क्या आती है जनाब? स्प्लिट इशू फ्रैक्शन। सर ये जब भी शेयर्स में चेंज आएगा हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, जिस वजह से भी आए। सिर्फ एक वजह से फ्रैक्शन नहीं फाइंड करनी, जब फुल मार्केट प्राइस पे शेयर इशू करो, ठीक है, फुल मार्केट प्राइस पे, अदरवाइज फ्रैक्शन आती है। जी जनाब, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर स्प्लिट, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर स्प्लिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर स्प्लिट। पहले नंबर ऑफ शेयर्स थे 3, हमने हर 3 को कितने बना लिए 5, तो स्प्लिट होने के बाद कितने नंबर ऑफ शेयर्स हुए 8 या 5? जवाब दे।
8 या 5, स्प्लिट होने के बाद 5, पहले थे 3, स्प्लिट होने के बाद हो गए 5। ये ऐड नहीं हुए, बल्कि 3 ही 5 हो गए, 8 नहीं हुए। स्प्लिट होने के बाद हर 3 का स्टेटस 5 शेयर में कन्वर्ट हो गया। वो जो बोनस में है ना, वो हम एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड इसलिए करते होते हैं क्योंकि वो ऐड हो रहे होते हैं, नए शेयर इशू हो रहे होते हैं। ये नए शेयर नहीं हो रहे, वही कन्वर्ट हो रहे हैं। लो जनाब, अब आप अपनी फ्रैक्शन याद रखना, मैं सवाल हल करने जा रहा हूं। 1.06 राइट इशू की फ्रैक्शन है और 1.20 बोनस इशू की फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन लगाते कब है ये सुन ले, जो नए लोग हैं वो जरा गौर से सुने। इसका मतलब ये होता है कि हमने ये फ्रैक्शन इसलिए लगाते हैं कि ये शेयर्स पहले से ही इशूड है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर से इशूड है, बल्कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द कंपनी इशूड है। जब तक हमने ये शेयर इशू ना कर लें तब तक ये फ्रैक्शन यूज होगी। जिस दिन वो फ्रैक्शन वाली चीज इशू हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, उस दिन के बाद वो वाली फ्रैक्शन इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। क्लियर होगी बात? अब हम चलते हैं, दूसरी बात हम करते हैं, अर्निंग की तरफ चलते हैं कि अर्निंग को छेड़ने की जरूरत है या नहीं। अर्निंग की वर्किंग मैं साथ ही करवा देता हूं, बाद में जरूरत जी जनाब है हमारे पास 40 मिलियन की। सबसे पहले मुझे बताएं कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10%। इसका जो डिविडेंड आएगा वो आएगा 200,000। तो क्या ये प्रॉफिट में माइनस करेंगे या नहीं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का याद रखें, प्रॉफिट कभी माइनस नहीं करते। कल कर लें जी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस नहीं करते। उसकी वजह क्योंकि ये फाइनेंस कॉस्ट होती है, फाइनेंस कॉस्ट पहले ही माइनस हो चुकी है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 12% इसका डिविडेंड बनता है। तो 12% कितना बनता है जरा बताएं? 3 मिलियन का 300,000 का 12% ले लें, बल्कि 3 मिलियन कर लेंगे, 3,60,000। 3 मिलियन का 12% ले लें, कितना? 3,60,000। और 1% ले लें जरा। खास तौर पे कि जब नंबर ऑफ शेयर्स गिवन होना तो उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब परसेंटेज अप्लाई करेंगे पर शेयर से। और जब ऑलरेडी अमाउंट गिवन हो तो परसेंटेज डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। लो जनाब, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि कम्युलेटिव जो है ना वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, तो क्या 3,60,000 को इग्नोर कर देंगे, प्रॉफिट में से माइनस करें? सर माइनस करेंगे क्योंकि जी, डिक्लेयर हो या ना हो कम्युलेटिव माइनस करेंगे। जी सर, माइनस करेंगे। हाँ जी, गुड हो गया। कम्युलेटिव चाहे डिक्लेयर हो या ना हो, हालांकि उसने लिखा है डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 3,60,000 माइनस करेंगे। और नॉन कम्युलेटिव वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर है, बट है नॉन कम्युलेटिव, क्या इसको माइनस करेंगे या नहीं? यस सर करेंगे क्योंकि डिक्लेयर्ड है। इसको भी माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। अगर नॉन कम्युलेटिव डिक्लेयर ना होता तो उसको इग्नोर कर देते। क्लियर होगी बात? तो अब जरा आपने अर्निंग फाइंड कर लें। 4 मिलियन आपकी अर्निंग थी या 40 मिलियन थी? 40 मिलियन माइनस 360,000 माइनस 150,000,
लो जनाब, माइनस करके मुझे आंसर बता दें। जी जनाब, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? बेसिक ईपीएस। 39490220। एक मिनट, बेसिक ईपीएस। फार्मूला का लिखेंगे तो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। जी, अब अमाउंट बता दें जरा। 40 मिलियन में से वो माइनस करने के बाद सर कितनी अमाउंट आ रही है? 39490 39490 000 डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर 1। जी जनाब, वर्किंग नंबर 1 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग करने लगे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो हमने फ्रैक्शन फाइंड की हैं ये सॉल्यूशन में होगी या ये भी वर्किंग में होगी? ये वर्किंग में होगी। सोल्यूशन जो मैंने अभी लिखा है ना, सिर्फ वही है, बेसिक ईपीएस। बाकी सब कुछ वर्किंग है। जी, वर्किंग नंबर 1 या वर्किंग नंबर 2 3 वट एवर, जो भी आप वर्किंग लिखोगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, और डेट है 1 जनवरी 2022। ये डेट हमने कहां तक लिखनी है? अगला कोई मूवमेंट इन नंबर ऑफ शेयर्स तक। नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर होगी बात? तो नेक्स्ट मूवमेंट है, जरा आप क्वेश्चन अपना देखें। 1 मार्च को सर। 1 मार्च को। और कितने की मूवमेंट है? 500,000 नैब शेयर इशू की। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 मार्च 2022। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स मेरे ख्याल में 4 मिलियन थे। 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय सारी फ्रैक्शंस। एक 1.2 है, एक 1.06 है, और एक है 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/12। ये बात क्लियर हुई? ये सर बोनस की 1414427। सॉरी सॉरी क्या कह रहे हो? 1414427। सर अच्छा, 2/12 अमाउंट क्या है? बता रहे हो। ये फ्रैक्शन बोनस की, ये फ्रैक्शन राइट शेयर्स की, ये स्प्लिट की, और ये टाइम फैक्टर। ठीक है, तो 4 मिलियन को मल्टीप्लाई करके बता दे जरा दोबारा, कितने अमाउंट आ रही है? 1414427। 1414427 यानी 1414427। सर ये टाइम फैक्टर 2 महीने कैसे है? सर ये 4 फर्स्ट मिलियन की बजाय मार्च, 1 जनवरी से 4 फर्स्ट मार्च। क्या कह रहे हो? आंसर गलत है, चेक कर लेना। सर ये 4 मिलियन की बजाय 400,000 नहीं है शेयर? नंबर ऑफ शेयर्स मेरे ख्याल में 4 मिलियन मैंने तो नहीं लिखे थे, क्योंकि 40 नहीं मिलियन नहीं प्रॉफिट नहीं लिखा था 4 ना। मिलियन। 4 मिलियन होता है जी, 4 मिलियन। जी,
हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाओ जरा 1 मार्च 22 से नेक्स्ट डेट क्या है भला? 1 जुलाई। हमने सर ये 5 ऊपर जो है, लाख जी सर जी ये ऊपर 14133 आ रहा है सर जी। चेक कर लो ना, अपन जी कैलकुलेटर सर, यही आपके है पास। सर, यही है 1413333। कैलकुलेटर दिखाना, चले रहने दे, मैं कर देता हूं। हाँ जी, 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/12, तो 141 टेट्रा 3 आ रहा है। ये चेक कीजिएगा जरा दोबारा सारे, यार आप ना सारे लोग कैलकुलेशन करें, इस तरह गलती ना हो जाएगी। 141 टेट्रा 3 आ रहा है, ठीक होगी बात। ये नेक्स्ट, जो अगली डेट है ये 30 जून तक नहीं आएगी? जिस डेट को हमने इशू किया है ना उस डेट तक डेट लिख लेते हैं 30 जून, वो 1 जुलाई और 30 जून एक ही बात है ना जी जनाब। सबसे पहले इसको करेंगे टोटल 45000000, क्योंकि ये फुल मार्केट प्राइस पे इशू हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि सारी फ्रैक्शन एज इट इज इस्तेमाल हो। टाइम फैक्टर चेंज हो जाएगा, टाइम फैक्टर अब लगेगा 1 मार्च से 1 जुलाई तक 4 महीने। हाँ जी जनाब, अब बताएं जरा कितनी अमाउंट आ गई। अब है सर आपने बोला था जिधर फुल मार्केट प्राइस पे इशू हो तो फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे। उसकी फ्रैक्शन फाइंड नहीं करते, ये जो फ्रैक्शंस लगी हुई है ना ये फ्रैक्शंस फुल मार्केट प्राइस वाले की नहीं है, ये फ्रैक्शंस है बोनस की, राइट इश्यू की, स्प्लिट की, इसकी अपनी जाती कोई फ्रैक्शन नहीं है। सर 3180000। 318 0000। जस्ट एक मिनट, 3180000, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, फिर अगला हमारे पास आ गया 1/7/2022 को हमने बोनस शेयर्स इशू किए 20%, और वो हमारे जाएंगे 1 नवंबर तक। बोनस शेयर जो इशू किए हैं वो हैं कितने, इसका 20% क्या होंगे, इसका 20%। जी जनाब, 900,000। 4500,000 सिर्फ 1.2 से नहीं मल्टीप्लाई कर देना, ये उसकी फ्रैक्शन है। 900,000। 900,000, पहले इसको ऐड कर लें। अब जरा ध्यान से 900,000 को हम जब प्लस करेंगे 4500,000 में, 5400,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 मल्टीप्लाइड बाय 5.3 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना बनता है, 5 महीने, 1 जुलाई से 1 नवंबर तक, या 4 महीने, 4/12। अच्छा, इसमें बात कर, 3180। मैंने 1.20 फ्रैक्शन को निकाल दिया क्योंकि जब शेयर ऐड हो जाते हैं दोबारा उस फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। 318,000। सर ये जैसे जैसे शेयर ऐड होते जाएंगे वो फ्रैक्शन पे निकलती जाएगी? हाँ जी, क्योंकि उसके वो ऐड हो गया ना तो फिर उसकी फ्रैक्शन की क्या जरूरत है।
ठीक सर होगी बात? 3180 000। 3180 वही वाली अमाउंट आ गई 3180 000। उसके बाद 1 नवंबर को हमने राइट शेयर इशू किए। 1 नवंबर को 1 नवंबर 2022 से लेकर 1 दिसंबर 2022 तक हमारा ईयर रहा। राइट शेयर इशू कितने किए? हर 5 के बदले 2, तो हर 5 के बदले जो 2 किए हैं, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, फाइंड करने का मैं बता रहा हूं। 5400,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। हर 5 को डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5400 को डिवाइड करो 5 पे और मल्टीप्लाई करो 2 से। ये हमारे नए शेयर इश्यू हो जाएंगे और इसको हम प्लस कर देंगे 5400 के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 75 दोबारा 60 बताइएगा जरा। ट्रिपल। किस चीज को? अरे ये 2160 ये देखिए ना, अमाउंट जो आपके पास 5400,000 शेयर्स है ना, तो आपने राइट शेयर कितने इशू किए हैं? 2 राइट शेयर्स फॉर एवरी 5। 2 राइट शेयर फॉर एवरी 5। तो 2/5 जितने बनेंगे वो नए राइट शेयर इशू हो जाएंगे। तो बनते हैं 2160। ये इसकी परसेंटेज निकाल लिया करो, सिंपल बात। 2/5 की परसेंटेज निकालो और 5400,000 को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? अब इसमें हमने 1.06 भी खत्म कर दिया क्योंकि राइट शेयर इशू हो गए हैं। तो अब आप ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/3 से और मल्टीप्लाई कर दो 1/12 से। 1050000 सर ये 2160 तो नहीं आ रही है, 16000000 आ रहे हैं। जी कितनी बात, किसकी बात कर रहे हो? सर ये 4 मिलियन किसकी को बात 2/5 से मल्टीप्लाई करना है ना। अरे भाई 4 मिलियन को क्यों करेंगे? राइट शेयर्स है ना, तो जो आपका उस डेट तक पड़े हैं, आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही? ठीक है सर, ये 54 पे क्या? हाँ 5400 को करेंगे ना, अप टू द डेट। ये कोई डिविडेंड थोड़ा है, फाइनल डिविडेंड कि जो आपने वो शुरू वाले वैल्यू पे लोगे। लो जनाब, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। स्प्लिट और कंसोलिडेट हमेशा ट्रिकी होता है। 1/12/2022 से 31/12/2022, एक महीना। जब भी स्प्लिट करो या कंसोलिडेट करो तो याद रखें प्लस माइनस कभी भी नहीं होता, डायरेक्ट वो स्प्लिट होके आ जाता है। जो फ्रैक्शन है, हमने हर 3 के 5 शेयर बनाने हैं। तो 7560 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, डायरेक्ट 12,600 आ जाएगा। यानी किस तरह से करना है? 7560,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/3। तो जो आंसर आएगा इसको प्लस नहीं करना दोबारा, ये स्प्लिट हो गया इसमें, तो ये करंट नंबर ऑफ शेयर्स आ गया मल्टीप्लाइड बाय 1/12। तो कितना आ गया आंसर? लो मेरे भाई, ये आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। तसल्ली से देखें, अगर इसमें कोई इशू है तो उसको डिस्कस करें। जी जरा प्लस करके बताएं। नाइन 87333, that is weighted average number of shares। weighted average number of shares। क्लियर होगी बात? हाँ जी, तो ये हमारे पास ईपीएस पड़ा था और यहां पर लिख दे 987
3,333। तो डिवाइड करें जरा 39,490,000 को, हमारे और पास कितना आ जाएगा? 3.9 या 4 पर शेयर? जी जनाब, ये बेसिक ईपीएस है करंट ईयर का। हमने रीस्टेटेड भी फाइंड करना है, और मेरे ख्याल में बेसिक ईपीएस में ना इससे ज्यादा कोई बातें है ही नहीं। सिर्फ कंसोलिडेशन आ जाएगी, तो वो एंड पे जहां पर स्प्लिट किया है उसमें कंसोलिडेशन की, अगर इन केस कंसोलिडेट करना है तो वो आ जाएगा। बात समझ लगी? अब आए जरा पिछले साल का ईपीएस रीस्टेट करते हैं। उसने जब सवाल दिया था, याद रखें आई कैप के सवाल के अंदर कुछ ना कुछ होता जरूर है। बिल्कुल जैसे हम पढ़ते हैं ना वैसे नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स होते हैं, और वो मुश्किल नहीं होते, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत होती है। तो देखें जरा, इसमें आप रीस्टेटेड फाइंड कर लें, रीस्टेटेड ईपीएस। जी जनाब, रीस्टेटेड ईपीएस में आएगा क्या? दो तरीके हैं। पिछले साल की अर्निंग, जो कि मेरे ख्याल में 2 मिलियन है या 3 मिलियन है, चेक करके बताएं जरा। पिछले साल की लास्ट ट्रांजैक्शन के अंदर लिखी हुई है क्या? पिछले 20 साल की मिलियन। अर्निंग 20 मिलियन 30 है। मिलियन 30 ये मिलियन सर 20 20 है सर, 20। 20 और डिवाइड कर दो पिछले साल के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 4 मिलियन। नंबर ऑफ शेयर्स को रीस्टेट कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाइड बाय पिछले साल की अर्निंग को, नंबर ऑफ शेयर्स रीस्टेट क्या करेंगे, इसके ऊपर सारी फ्रैक्शन लग जाती है, हर टाइप की फ्रैक्शन इसके ऊपर लग जाएगी। तो आपके पास ईपीएस आ जाएगा रीस्टेटेड। मतलब अगर आप देखो कि 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 तो मल्टीप्लाइड ये बाय 4 5 बाय, करेंगे। सॉरी ये 4 मिलियन में से जो प्रेफरेंस शेयर वगैरह है वो माइनस नहीं करेंगे? नहीं, ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। 4 मिलियन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स है। ओके सर। ठीक होगी बात? और ये जो 20 मिलियन है ना, फिलहाल हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये 20 मिलियन जो अर्निंग है ये ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर की ही अर्निंग है। ठीक है, पिछले साल वो प्रेफरेंस शेयर्स वाली बात अभी नहीं करते। तो जनाब 20,000 को डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? पर शेयर वैल्यू क्या आ रही है? 0.23 आ रही है सर। 0.23 नहीं आ रही, 4.24 आ रही है। सर 2.35 मिलियन। 4.24। एक तरीका यह था कि आप नंबर ऑफ शेयर्स को रीस्टेट करें और उसको पिछले साल की अर्निंग पे डिवाइड कर दें। यह तरीका लाजमी रखना है आपने याद, ये नहीं कि इसको भूलना नहीं है। दूसरा तरीका है कि पिछले साल की पहले ईपीएस फाइंड कर लें। पिछले साल की ईपीएस जो है हमारे पास, सर ये 2.3 आ रही है। 2.3 आ रही है। 2.35 चलो जो भी आ जाए, 2.3 आ रही है। सर 2.35 ही आ रही है। हाँ जी, 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 मिलियन। तो पिछले साल का अगर हम बेसिक ईपीएस देखें तो 20 मिलियन को 4 मिलियन पे डिवाइड करो तो कितना अमाउंट आ रही है? 5। पिछले साल के बेसिक ईपीएस को आप अपनी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी एक तरीका होता है। पिछले साल का बेसिक ईपीएस गिवन हो या आप फाइंड कर लो, पिछले साल की अर्निंग डिवाइड बाय पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर्स। तो 5 डिवाइडेड बाय 1/2 कर ले या मल्टीप्लाइड बाय 1/20 कर ले, डिवाइडेड बाय 1.06 और मल्टीप्लाइड बाय 3/5
तो 2.36 या 35। तो ये दो तरीके होते हैं पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट करने के। हाँ जी जनाब, अगर ये सवाल आपको समझ लग गया है तो समझो बेसिक ईपीएस का मसला आपको नहीं रहेगा। हाँ, इसमें एक इश्यू छोटा सा आ सकता है, वो आ सकता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। उससे आपने अपनी अर्निंग ठीक करनी होती है। ठीक होगी बात। अब जरा क्वेश्चन देखें आप जो सर जी प्रॉफिट में सर जी इसके अलावा कौन कौन सी चीज मतलब जो आ सकती है जो हम इंक्लूड नहीं करते, जैसे वो फेयर वैल्यू नहीं, गेन जो या मैंने सरप्लस? लिखवा दिया बस वही है सर वो जो अपने लिखवा क्लास में दिया। बताए थे 2-3 और थे सर वो जो काउंट नहीं करते। नहीं, आप चेक कर लीजिएगा जरा। आप अगर वो लेक्चर्स आपके पास नोट होगा, उसमें कोई बात हो तो कल फिर डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए जनाब, पेपर में एक सवाल आया हुआ है, ये 8 नंबर का सवाल है। लिखा हुआ है कंप्यूट बेसिक एंड डिल्यूटेड ईपीएस। इसके अंदर डिल्यूटेड ईपीएस था ही नहीं। टू बी डिस्क्लोज से घबराना नहीं है। इन प्रॉफिट एंड लॉस जो हम सिंपल फाइंड करते हैं ना, वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डिस्क्लोजर ही होता है। इसका एक्सट्रैक्ट कह दे या डिस्क्लोज कह दे, हमने सवाल में एक बेसिक ईपीएस ही फाइंड कर। 31 दिसंबर 21 और 2020 ये उसने खतरनाक बात कर दी थी। पिछले साल का ओरिजिनल ईपीएस भी उसने पूछा और पिछले साल का रीस्टेटेड ईपीएस भी पूछा। और इस दफा फिर इस तरह का कोई मसला आने के चांसेस हैं कि रेक्टिफिकेशन की वजह से ना ईपीएस चेंज होता है थोड़ा सा। अभी हम देखते हैं। ये सवाल हमने किया है कल, दोबारा करने लगे हैं। कल इसको किया था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के तौर पे, और अभी हम करने लगे हैं इसको ईपीएस के तौर पे। चांद लिमिटेड वाला सवाल है, 10-15 मिनट। चांद लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2020। अथोराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में कल बताया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है 2020 में ही हमारा बिजनेस शुरू हो रहा है और 2020 का ही हमने काम करना है। डिटेल ऑफ इशूड 1 मार्च 2020 को 20 मिलियन शेयर्स इशू किए 18 रुपए के हिसाब से। कुछ नहीं बताया तो समझो फुल मार्केट प्राइस। अगर वो बताता तो हम उस वैल्यू को ले लेते, मतलब चेक करते बोनस हैं, राइट शेयर्स हैं, कम प्राइस पे आते हैं तो फिर वो बोनस फैक्टर लगाते होते। 1 अक्टूबर दूसरी डेट, 15% बोनस शेयर इशू किए। आगे तो हमें पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ईपीएस के अंदर हमें नंबर ऑफ शेयर्स की जरूरत होती है, उसकी प्राइस की जरूरत नहीं होती। और बोनस शेयर्स में तो वैसे भी प्राइस देखते भी नहीं होते हैं, हमेशा पार वैल्यू पे होता है। 2020 का मामला खत्म हो गया। 2021 में 1 सितंबर 21 को 40% राइट शेयर इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ 12.5, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू थी 33। डन। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 2020 का भी और 2021 का भी। रीवैल्यूएशन इसमें लेते नहीं है, ट्रांसफर टू इनके बाकी कुछ नहीं लेना हमने। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है नहीं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। After the preparation of draft financial statement for the year ended December, it was discovered that installation cost 12 million relating to the plant capitalization on 1st August 2020 was wrongly expensed out. 20% depreciation है। ये हमने कल भी काम किया था। हमने 2020 का प्रॉफिट चेंज करना है और 2021 का भी प्रॉफिट चेंज करना है। 2020 का जो सॉरी जो 2020 का ओरिजिनली प्रॉफिट गिवन है ना, वो है 48।
तो 2020 का हम चेंज करेंगे। 2020 का इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि उसने ईपीएस हमें दोनों सालों का पूछा हुआ है, ठीक। दोनों सालों का पूछा हुआ है। ठीक होगी बात। अब 2020 में एक इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस थे 12 मिलियन, जो कि हमने एक्सपेंस आउट कर दिए, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया। हम दोबारा प्रॉफिट बढ़ा देंगे। इस 12 मिलियन की डेप्रिसिएशन भी आई होगी, जो उसने चार्ज नहीं की होगी, 20%। अगस्त के अंदर क्या होगा टाइम? अगस्त के 5 महीने, 8, 9, 10, 11, 12 और अगले साल पूरा, मल्टीप्लाइड बाय 20%, मल्टीप्लाइड बाय 5/12, कितनी वैल्यू आई? 12 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 5/12, 1। ये हमारा 2020 का प्रॉफिट ठीक हो। फिर अगले साल 11 मल्टीप्लाइड बाय 20%, सर ये 1 माइनस नहीं करेंगे? 2 तो 1 माइनस किया हुआ है, अच्छा अच्छा, सर मैंने कहा शायद। ठीक है। 2.2, ये क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, उसने नहीं की हुई, तो 66 में से 2.2 माइनस करेंगे तो 63.8, ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ गया। अब यहां पर जो सबसे बड़ी गलती हुई ना स्टूडेंट से, हमें एरर का पता चला है 2021 में, तो जो 2020 का ईपीएस हमने फाइंड किया होगा ओरिजिनली, वो 48 पे किया होगा। 59 तो अब हम फाइंड कर रहे हैं, 59 का तो हमें पता चला है 2021 में। तो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स ने की, उन्होंने प्रॉफिट ले लिया 2020 का 59। तो अगर 59 प्रॉफिट लेंगे तो ये तो रीस्टेटेड है। तो जब 2020 में तो गलती का पता ही नहीं था, तो जवाब आप देखें जरा इसका। तो हमने सबसे पहले लिखना है बेसिक ईपीएस, क्योंकि इसका डिल्यूटेड है ही नहीं। 2020 ओरिजिनली स्टेटेड, ओरिजिनली जो उसने लिखा होगा पहले से, वो होगा जनाब 48 मिलियन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर 1। बेसिक ईपीएस 2021, क्योंकि ये हम फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए ओरिजिनली ही प्रॉफिट ले लेंगे, क्योंकि करेक्ट प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि हमें 2021 में एरर का पता चल गया, 2020 में एरर का पता नहीं था, इसलिए हमने गलत प्रॉफिट के ऊपर ईपीएस लिया हुआ है। फिर बेसिक ईपीएस 2020 रीस्टेटेड, तब हम करेक्ट प्रॉफिट ले लेंगे, क्योंकि रीस्टेट हम कर रहे हैं अगले साल, तो अगले साल हमें एरर का पता चल चुका है। तो सबसे बड़ा मसला इसमें भी अब भी वही हो सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर करंट ईयर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 7 सवाल आता है हमें ईपीएस के, तो पिछले साल की अगर वो ईपीएस पूछेगा, तो पिछले साल गलत प्रॉफिट के ऊपर ईपीएस फाइंड करेंगे। अगले साल जब हम रीस्टेट करेंगे, उस वक्त गलतियों का पता चल गया होगा, फिर हम करेक्ट प्रॉफिट ले लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स वही होंगे, प्रॉफिट करेक्ट वाला लेंगे, क्योंकि हम 2021 में बैठ के 2020 का ईपीएस रीस्टेट कर रहे हैं। जी सर जी सर जी वैसे देखा जाए तो एरर्स का तो इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होता, तो फिर इस अ, सर सर जो एरर है उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होता, तो सर फिर
जो रजिस्ट्रेटेड ईपीएस है वो नहीं हाँ लेना तो चाहिए हमें? रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? पिछले साल को भी पूछ सकता है। नहीं नहीं, तो सर जब आप पिछले साल में थे तब तो आपको पता ही नहीं था ना एरर का। अब आप समझे कि आप पिछले साल में 2020 में आपका प्रॉफिट 48 आया होगा, आपने नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दिया होगा। ओरिजिनली किस पे लिखा होगा? पिछले साल। और 2021 में बैठ के आप रीस्टेट कर रहे हो तो 2021 में करेक्ट प्रॉफिट ले रहे हो। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि जब 2021 में बैठ के हम काम करेंगे तो पिछले साल को भी ठीक करेंगे। लेकिन जब 2020 में थे तब तो एरर का पता ही नहीं था। तो पेपर में भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने बिल्कुल यही काम करना है। ठीक होगी बात? ठीक हो गया। अब जरा नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर वर्किंग नंबर 1, डेट, नंबर ऑफ शेयर्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। साल के शुरू में तो ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, क्योंकि पहले अभी शुरू कर रहे हैं। पहली दफा शेयर इशू ही 1 मार्च 2020 को किए और ये चले 1 अक्टूबर 2020 तक। ठीक है, तो फ्रैक्शन लेते वक्त जब हम काम करेंगे 1/3/2020 से 1 अक्टूबर 2020, सर ये आई कैप के सोल्यूशन की तरफ आप नहीं आना, तो मैं आपको बता रहा हूं इस पे फोकस करना है। सर 1 ठीक है, जनवरी से मार्च नहीं लेंगे पहले? नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए? 20 मिलियन। सर जी जी, तो पहले 1 जनवरी से मार्च नहीं लेंगे, पहले 2 महीने? 1 जनवरी आपका बिजनेस पिछले साल था ही नहीं। पहली दफा शेयर इशू ही 1 मार्च को हुए हैं 2020 में। ठीक है तो सर। पिछली डेट में नंबर ऑफ शेयर्स थे ही नहीं, तो हम कैसे डेट लेंगे? 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन कौन सी लगेगी? सिर्फ बोनस शेयर्स की, क्योंकि जो राइट शेयर है ना वो अगले साल है। आई कैप ने दोनों फ्रैक्शंस लगाई हुई हैं, तो हमने सिर्फ एक फ्रैक्शन लगानी है, काम चल जाएगा हमारा। तो राइट शेयर्स की फ्रैक्शन 1.15, सॉरी बोनस शेयर्स की, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना आ रहा है? मार्च से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 महीने। हाँ जी, मार्च से सितंबर तक काउंट करने हैं। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 13.42। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 तक हमारे बोनस शेयर इशू हुए 15%। 3/23 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लेंगे? क्योंकि बोनस तो ऐड हो गए हैं, अब बोनस फ्रैक्शन दोबारा तो हमने लेनी नहीं, तो 23 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? ये 3 कहाँ से है? 3/12 कहां से आया? नहीं सर, ये 3 जो आपने 20 में ऐड की। अच्छा, ये बोनस शेयर इशू किए हैं 20 का 15%। 15% नया बोनस शेयर इशू किए थे ना। ओके सर। 13.42 प्लस 5.75 तो 19.17 मिलियन 2020 में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स थे 19.17। ओरिजिनली पिछले साल की अगर हम बात करें तो, रीस्टेटेड बात नहीं कर रहा, ओरिजिनली बात कर रहा हूं, 19.17। 48 डिवाइडेड बाय 19.17
22.50 पिछले साल का ईपीएस हमारा। ओरिजिनली रीस्टेटेड की बात है, रीस्टेट तो हमने वो उसको प्रॉफिट को ठीक भी करना है, उसके ऊपर फ्रैक्शन भी लगानी है अगले साल वाली, लेकिन ये है रीस्टेटेड। आगे चले, नेक्स्ट अगला साल यहां से शुरू कर देते हैं। 1/1/21 से लेकर 1 सितंबर 21 आपके साल के शुरू में जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो थे 23, जो पिछले साल का क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो अगले साल के ओपनिंग होते हैं। यहां पर गलती क्या हो सकती है, अक्सर स्टूडेंट गलती से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर ले लेते हैं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लेते, बल्कि ओरिजिनल जो नंबर ऑफ शेयर्स है वही लेते। मल्टीप्लाइड बाय, लो जी राइट इशू फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। राइट इशू फ्रैक्शन, सबसे पहले एक्चुअल कम राइट प्राइस, एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। 40% की है, 40% मतलब 40 मल्टीप्लाइड बाय 22.5। ये 22.5 कहां से आया भला? आपने जो राइट शेयर इश्यू किए हैं 12.5 प्रीमियम पे इश्यू किए हैं, तो 10 उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, वो कहां से आई थी? कल 500 को 50 मिलियन पे डिवाइड किया था, और 12.5 प्रीमियम हुआ तो किस पे इश्यू किए? 22.5 मल्टीपल प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 33 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 100। तो 22.5 है ना, 12.5 उसकी प्रीमियम है, तो वो इशू केस पे होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम पे। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 22.5 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 33 डिवाइडेड बाय 140। चेक करें, 30 आ रहा है। जी सर 30 आ रहा है। चलें जनाब, तो राइट इशू फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 1.1। वो जल्दी में ये 30 को ही फ्रैक्शन ना समझ लेना जी जनाब। 1.1 तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम बन गया 8 महीने, तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 12 16.87 सर 19 जी अगर उसने 40% की जगह कहा हो कि इतने इतने नंबर ऑफ राइट शेयर इशू किए, तो ये सवाल हमने किया है ना। तो 23 अगर वो में ऐड नंबर ऑफ करके शेयर बता देगा, मेरी बात सुने, मेरी बात, अगर वो नंबर ऑफ शेयर बता देगा तो काम ही आसान है। वो नंबर ऑफ शेयर्स ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्राइस प्लस जो पहले वाले नंबर ऑफ शेयर्स वो पड़े होंगे, मतलब ये 23 जो पहले वाले हैं ना, ये 23 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फेयर मार्केट प्राइस से, या ऐसा करेंगे हम परसेंटेज निकाल लेंगे, जो अपडेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे होंगे उसको जो नंबर ऑफ नया शेयर्स बताएगा उस पर डिवाइड करके फ्रैक्शन परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। तो 23 का 40% करें जरा, कितना आता है? 23 मल्टीप्लाइड बाय 40% जो नया 9.2 सर। 9. लो जनाब, ये आ गया हमारा 32.2 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन खत्म हो गई, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय 12 10.73, तो 16.87 प्लस 10.73 कितना आ गया?
चेक करें जरा 27.6 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? जी सर सही है। चलें जी, ये हमारा 2021 का आ गया 27.6। तो 63.8 डिवाइडेड बाय 27.6, हमारा आंसर आ गया 2.3 पर शेयर। और 2020 को जब रीस्टेट करना है ना, ये जरा ख्याल रखना, या तो अर्निंग के साथ हम करते हैं या बेसिक ईपीएस के साथ करते हैं, मतलब ईपीएस को। तो आपकी पिछले साल की रीस्टेटेड अर्निंग 59 है, पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर्स 23 है। ये कैसे पता चलता है? इस साल की ओपनिंग या पिछले साल के क्लोजिंग? इस साल के ओपनिंग या पिछले साल के क्लोजिंग मल्टीप्लाइड बाय, अगर नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे ना तो फ्रैक्शन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ईपीएस से करना हो, ईपीएस से करना हो तो फिर हम फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन पे। जी, तो हमारे पास आंसर आ गया 59 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, तो 2.3। क्लियर होगी बात? सर आप ये कहते हैं कि 1.1 से क्यों multiply किया? सॉरी क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ ये 1.1 से क्यों मल्टीप्लाई किया आपने आपको 2020 पता है ना, में? इस साल की जितनी फ्रैक्शन है ना करंट ईयर की, पिछले तो साल 1 के, 1.1 इस साल की फ्रैक्शन जो हमारे करंट ईयर की फ्रैक्शंस हैं, वो पिछले साल सबसे मल्टीप्लाई करते हैं रीस्टेट करने के लिए। दो तरीके पड़े थे ना, पिछले साल की अर्निंग, पिछले साल की अर्निंग वैसे 48 थी लेकिन वो गलत थी, इसलिए हमने सही अर्निंग ली 59 डिवाइडेड बाय पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 23 और उसको रीस्टेट कर दिया। रीस्टेटेड फाइंड करना था ना सर। जी जी। तो पिछले साल की फ्रैक्शन 1.15 थी, वो नहीं लेंगे सर? गुड। ओ भाई साहब, आपने इस साल करना है तो पिछले साल के 23 के अंदर तो वो शेयर्स ऐड हो चुके हैं। जो चीज शेयर्स में ऐड हो चुकी होती है उसको दोबारा तो ऐड नहीं करेंगे ना फिर। जी सर, सही है, सही। अच्छा, अब एक और भी तरीका था कि आप सही प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर पे डिवाइड करके ईपीएस फाइंड कर लेते। 59 डिवाइडेड बाय 23, वो आना था 2.57। इसको फिर फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते, तो तब भी आपका आंसर यही आना था 2.33। तो या शेयर्स को रीस्टेट कर लिया करो या उसके ईपीएस को फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया करो। डन। तो लो जनाब, ये आपने अभी जो कर सकते हो सवाल, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने लाजमी करना है दोबारा, और बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं पहले 14 जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कलेक्टिव क्वेश्चन है, तो 14 तो लाजमी करना है, बाकी कोई करो ना करो। तो अगर आपने करना है तो एक जो क्वेश्चन मैंने आप लिखवाया है, एक अभी प्लस पास पेपर का क्वेश्चन प्लस 14, ये लाजमी करना है। अगर आपने फुल तैयार करना है तो इसकी ना कुछ आपने थ्योरी पढ़नी है, फिर इसके अलावा बाकी जितने भी 13 क्वेश्चन हैं, एक लिमिटेशंस लाजमी पढ़नी है ईपीएस की, यूजफुल ये लाजमी पढ़ना है आपने, एडिशनल मेजर को रहने दें, डिस्क्लोजर्स एक दफा पढ़ लेना, जरूरत नहीं है वैसे, बस। सर